नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। तो एक कहावत सुनी होगी आपने कि राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या हो जाए कोई कुछ नहीं कह सकता। सुबह की कहानी शाम की दास्तान हो जाती है, कोई कुछ नहीं कह सकता कि कब क्या हो सकता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज ये ऐलान किया कि वो 2 दिन बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे और तब से लगातार ये खबर आ रही है कि भाई अचानक से इस्तीफा क्यों। इतने दिन जेल में रहे, पार्टी इतना सफर की, सब कुछ हुआ, कोई इस्तीफा नहीं, किसी को जिम्मेदारी नहीं दी गई। लेकिन अचानक से मुख्यमंत्री ने ये 2 दिन बाद इस्तीफे वाला प्लान क्या बना लिया। अब इसको लेकर कई सारे एंगल जुड़ रहे हैं। पहला यह कि विधानसभा चुनाव में क्या सिंपैथी लेना चाहते हैं। दूसरा, क्या बीजेपी को ये अरविंद केजरीवाल दिखाना चाहते थे कि देखिए आपके शर्त पर, आपके प्लेइंग ग्राउंड पर हम आकर इस्तीफा नहीं देंगे, हम जब चाहेंगे तब इस्तीफा देंगे। सवाल यह कि अब तो जेल से बाहर भी आ गए मुख्यमंत्री, उसके बाद इस्तीफा क्यों। और अगर इस्तीफा दे ही रहे हैं तो दिल्ली की जो सिंहासन है उस पर अगला नेता कौन होगा जो विराजमान होने जा रहा है, कौन होगा। क्या वो राघव चड्ढा होंगे, आतिशी मारलेना होंगी, या संजय सिंह होंगे, सौरभ भारद्वाज होंगे, कौन होगा, मनीष होंगे, कौन होगा जिस पर अरविंद केजरीवाल भरोसा जताएंगे। क्योंकि अगर बात भरोसे की है तो फिर इतने दिन से मुख्यमंत्री की सीट वो खाली कैसे रही। जेल में रहे, जेल से ही सब कुछ कामकाज होता रहा, बाहर किसी को जिम्मेदारी क्यों नहीं दी गई। क्या ये खेल है, मतलब ये कहे कि ये मजबूरी है, या इस वक्त मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना जरूरी है। एक बार आपको हम केजरीवाल की वो बयान सुनवा देते हैं जिसमें उन्होंने ऐलान किया कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने वाले। वो सुनिए क्या कुछ कहा केजरीवाल ने। दिल्ली की जनता से पूछना चाहता हूं, मैं देश की जनता से पूछना चाहता हूं कि क्या केजरीवाल ईमानदार है कि गुनहगार है। दोस्तों, 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा, और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। आज से कुछ महीने बाद चुनाव है, दिल्ली के चुनाव है। मैं जनता को निवेदन करना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं, अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है, मेरे पक्ष में वोट दे देना। अगर आपको लगता है केजरीवाल गुनहगार है, मेरे को वोट मत देना। आप अगर मेरे को, आपका एक एक वोट मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट होगा। अगर आप मेरे को वोट देके जिताओगे और अगर आप कहोगे कि केजरीवाल ईमानदार है, तो चुनाव के बाद, उसके बाद जाके मैं सीएम की कुर्सी पे बैठूंगा। तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा। तो पूरी तरह से इस वक्त दिल्ली की राजनीति 360 डिग्री घूम गई। चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ अविरल मलिक हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, एचएन उपाध्याय हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और रमन सिंह आजाद हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। रमन सिंह जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करेंगे। ये अचानक से सीएम पद की जो कुर्सी है उससे मोहभंग कैसे हो सकता है, और ये ऐलान आज के दिन का मुझे लगता है सबसे बड़ा ऐलान यही है कि अचानक से केजरीवाल ये कहते हैं कि अगर इस्तीफा ही अंतिम उपाय है तो 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। रमन सिंह जी। जी जवाब दीजिए। जी, एक बार प्रश्न दोहरा दें। जी रमन सिंह जी, अचानक से मुख्यमंत्री पद से मोहभंग कैसे हो गया, 2 दिन बाद इस्तीफे का ऐलान। देखिए, अचानक से नहीं है। कुछ भी, आम आदमी पार्टी में एक कमेटी है, उस पर निर्णय होते हैं, बैठक होती है, उसके बाद फैसला होता है। एक चीज, बड़ा एक सवाल जो आ रहा है इस समय कि
जेल से बाहर आने के बाद इस्तीफा क्यों? हम्म। तो हुआ ये कि अगर जेल में रहते हुए इस्तीफा अगर अरविंद जी दे देते तो पूरे देश में इस तानाशाही सरकार की तरफ से एक मैसेज चला जाता कि किसी भी तरह से विपक्ष के नेताओं को उनको झूठे आरोपों में जेल भेजकर वहां की सरकारों को गिराया जा सकता है, मुख्यमंत्रियों को जेल भेजा जा सकता है। इस कारण आम आदमी पार्टी ने जनता से राय ली और ये डिसाइड किया, ये निर्णय लिया कि इस्तीफा जब जमानत हो जाएगी, क्योंकि पीएमएलए एक्ट में सीधा सा प्रावधान है कि अगर इसमें बड़ा जमानत मिलना बड़ा रेयर होता है, और अगर जमानत मिलती है जब कोर्ट को बिल्कुल ये लगने लगे, पहला तो है कि जब तक ईडी विरोध करेगी तब तक जमानत नहीं होगी, लेकिन अगर कोर्ट को ये बिल्कुल से लगने लगे कि इतने दिन की जांच के बाद भी एक भी सबूत नहीं मिला है, उसके बाद ही कोर्ट जमानत दे सकती है। तो इसमें जमानत का मतलब ही एक तरह से मतलब ये है कि उन पर कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं। तो जब अरविंद जी बाहर आए उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि जब अब हम जनता की अदालत में जाएंगे, और इसलिए अरविंद जी 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे। नहीं तो रमन सिंह जी, एक सेकेंड, रमन सिंह जी, ये जो आप कह रहे हैं कि कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा कि भाई फाइल पर साइन नहीं कर सकते, सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, ये टर्म्स एंड कंडीशन के साथ जमानत क्यों मिली? देखिए वो कोर्ट का निर्णय है, हम उसका सम्मान करते हैं, मैं उस पर तो कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हाँ। लेकिन कोर्ट ने कुछ अगर प्रतिबंध लगाए हैं तो उनका पालन होगा। लेकिन जमानत देना, कोर्ट ने साफ सीबीआई के लिए, एक समय था जब यूपीए की सरकार थी तब सीबीआई ने यूज किया था, एक शब्द उपयोग किया था, पिंजरे का तोता। और इस बार भी माननीय कोर्ट ने एक टिप्पणी करी है कि सीबीआई को पिंजरे का तोता बनने से बचना चाहिए, जो उसकी छवि है उससे बचना चाहिए। ये अपने आप में एक संवैधानिक संस्था के लिए, एक निष्पक्ष जांच एजेंसी के लिए बहुत बड़ा सवाल था। जब ईडी से अरविंद जी को जमानत मिल गई, उसके बाद आनंद फानंद में सीबीआई ने उस केस में उनकी गिरफ्तारी करी, इससे कहीं न कहीं ये साबित हुआ कि सीबीआई के ऊपर राजनीतिक प्रेशर था कि किसी भी तरह से, कैसी भी परिस्थिति में अपनी साख को दांव में लगाकर, आज देश में कहीं भी कोई घटना होती है तो देश का प्रत्येक व्यक्ति निष्पक्ष जांच की जब बात आती है तो कहता है हमें सीबीआई जांच चाहिए, सीबीआई जांच की मांग करता है। मतलब निष्पक्षता इतनी थी उस एजेंसी की, और उसके लिए माननीय कोर्ट को अगर ये शब्द यूज करने पड़े, ये शब्द उपयोग करने पड़े कि आपको पिंजरे का तोता बनने से बचना चाहिए, तो ये एजेंसी पर सवाल था। ठीक है, ठीक है रमन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, चर्चा अभी लंबी चलने वाली है तो मैं आपको दोबारा मौका दूंगा। अविरल जी, आज मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि हम 2 दिन बाद इस्तीफा दे देंगे। हालांकि वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग की तानाशाही थी और तानाशाही के आगे हम झुके नहीं, आपके फॉर्मूले को हमने ब्रेक कर दिया। आप ये जो चाह रहे थे कि नेताओं को परेशान करके उनका इस्तीफा ले लिया जाए और सरकार को अस्थिर कर दिया जाए, उन्होंने कहा कि इस फॉर्मूले को हमने ढा दिया है बीजेपी के, और वो अपील भी कर रहे हैं कि कोई भी नॉन बीजेपी मुख्यमंत्री डरेगा नहीं अब से जेल जाने से पहले। जी देखिए, जिस प्रकार से आपने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 2 दिन के बाद वो इस्तीफा दे देंगे, तो 2 दिन के बाद इस्तीफा क्यों दे देंगे? 48 घंटे क्यों आखिर वो ले रहे हैं इस्तीफा देने में? तत्काल इस्तीफा दें, उन्हें कौन रोक रहा है इस्तीफा देने से? उन्हें तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए, आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए था। 48 घंटे का वेट किस लिए हो रहा है? क्या साजिश है इसके पीछे? क्या वो चाह रहे हैं? इनकी चाह क्या है? सबसे बड़ा ये सवाल है। और जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो इस्तीफा दे देंगे, तो ये कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। और जिस प्रकार से कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि कहीं सिग्नेचर नहीं कर सकते, फाइल के ऊपर सिग्नेचर नहीं कर सकते ऑफिशियली, और उसके साथ साथ ये दफ्तर में भी नहीं जा सकते हैं, तो इन्हें मालूम है स्पष्ट रूप से और मुख्यमंत्री का क्या कार्य होता है, क्या दायित्व होते हैं, क्या दायित्व मुख्यमंत्री। नहीं तो अविरल जी, आप खुश हैं कि नहीं आप लोग? क्योंकि आप लोग तो यही कह रहे थे कि इस्तीफा देना चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए, दे दिया इस्तीफा उन्होंने, आप खुश है कि नहीं? मतलब दे देंगे 2 दिन बाद? नहीं, मैं वहीं आ रहा हूं। देखिए, नंबर 1, ये जो इस्तीफे की बात है ये एक पीआर स्टंट है। नंबर 2, ये क्या साजिश है? एक सेकंड, ये पीआर स्टंट है? मतलब अविरल जी, आपको अभी भी भरोसा नहीं अरविंद केजरीवाल पे कि वो इस्तीफा देंगे?
नहीं, मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। वो इस्तीफा जाएगा कहीं नहीं, इस्तीफा देने की जहां तक बात है वो पद उनके पास ही रहेगा। मैं बताता हूँ किस प्रकार से। देखिए, ये सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे, इसीलिए 48 घंटे का समय ले रहे हैं। ये एमएलए को समझाएंगे, एमएलए को कहेंगे एक सेकंड, एक सेकंड, ये आपको कैसे पता चला? मतलब कौन से सूत्रों से आपको पता चला कि ये सुनीता केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनाने जा रहे हैं? पब्लिक, ये बिल्कुल मैं वहीं आ रहा हूँ। ये पब्लिक के बीच है। दिल्ली की जनता का मेरे पास फोन आए, 85 फोन आए। दिल्ली की जनता का ये मानना है स्पष्ट रूप से, दिल्ली की जनता ये कह रही है कि ये सुनीता केजरीवाल जी को इस्तीफा, सुनीता केजरीवाल जी को बनाना चाहते हैं, इसीलिए इस्तीफा देने की बात करते हैं। ठीक है अविरल जी, मैं आपके पास आऊंगा। रमन सिंह जी, छोटा सा जवाब दे दीजिए। आ रहा हूं अविरल जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, एक एक करके। रमन सिंह जी, वो कह रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाएंगे आप लोग, उनको खबर मिल चुकी है इस बात की। मतलब सुनीता केजरीवाल तो मुझे नहीं लगता है कि पार्टी में सांसदी पे है या पार्टी की कमान कौन से पद पे है सुनीता केजरीवाल, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। देखिए, एक बात तो मैं बिल्कुल से स्पष्ट कर दूं कि सुनीता केजरीवाल जी अभी तो पार्टी के शायद प्राथमिक सदस्य भी नहीं है, और आम आदमी पार्टी में मुख्यमंत्री चुने जाने की एक प्रक्रिया है। हमारे यहाँ कोई हाई कमान नहीं होता है। विधायक दल की बैठक होगी, विधायक मिलकर चुनेंगे, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया भी है और पार्टी की प्रक्रिया भी है। मुख्यमंत्री का चुनाव विधायक दल करता है। जब विधायक दल की बैठक होगी, उसमें जिसको विधायक दल मुख्यमंत्री पद के लिए चुनेगा वो आम आदमी पार्टी के अगले मुख्यमंत्री होंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी वालों को बहुत परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये जब जेल में थे, जब इस्तीफा नहीं दे रहे थे तब भी खुश नहीं थे, आज इस्तीफा दे रहे हैं तब भी खुश नहीं है। भाजपा वालों का दर्द अरविंद जी का इस्तीफा नहीं है, भाजपा वालों का दर्द है कि ये जब से आम आदमी पार्टी बनी 2013 से, ये अरविंद केजरीवाल जी का कोई तोड़ नहीं ढूंढ पा रहे हैं। इनको 3 चुनाव में हराया आम आदमी पार्टी ने, उस दिल्ली में जहां इनके सर्वोच्च नेता बैठते हैं, जहां अमित शाह जी घर घर पर्चा बांटते हैं, जहां कई राज्यों के मुख्यमंत्री चुनाव में उतार दिए जाते हैं, पूरी केंद्र सरकार चुनाव में उतर जाती है प्रचार के लिए। ठीक है रमन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा, एच एन उपाध्याय जी के पास जा रहा हूं, फिर मैं आपके पास आऊंगा, मैं एक 10 सेकंड का समय लूंगा सर जी, जल्दी। जब पूरी कैबिनेट पूरी उतर जाती है, केंद्र की सारी जांच एजेंसियां उतर जाती हैं इनकी तरफ से, उसके बावजूद इनको 70 में से 67 सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है, 70 में से 62 सीटों पर हार का सामना करना पड़ता है। भारतीय जनता पार्टी का दर्द वो है, इन्हें दिल्ली की जनता से मतलब नहीं है, न तो इन्हें अरविंद केजरीवाल जी के इस्तीफा देने और न देने से मतलब है। नहीं तो 70 की 70 बता दीजिए रमन जी, आपने बता दिया, एक बार लोकसभा का भी बता दीजिए। 70 पर हम जीत रहे हैं रमन जी, 70 में 70 हम जीत रहे हैं, 7 में 7 हम जीते थे लोकसभा चुनाव में, और 70 में 70। ठीक है अविरल जी, रमन जी, एक सेकंड। आप जो 80 हो सकते हैं, आप दावा कर सकते हैं। एक सेकंड रमन जी, मैं आपके पास आऊंगा, उपाध्याय जी के पास नहीं गया हूं, देखिए काफी देर से। उपाध्याय जी, अब तो मुख्यमंत्री जो है उन्होंने ऐलान कर दिया कि चलिए ठीक है भाई, इस्तीफा तो हम दे देंगे 2 दिन बाद, कोई बात नहीं, लेकिन खुश तो आप लोग भी बहुत होंगे आज, उपाध्याय जी। देखिए शिवम जी, इधर कुछ दिन से अरविंद केजरीवाल जी के निर्णय जो हो रहे हैं या उनके प्रति निर्णय हो रहे हों, वो निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील मुद्दा बनता जा रहा है। जिस तरह से आम जनता में ये है कि कई बार लगभग 11 बार जमानत नहीं मिली, लेकिन कल जमानत इनको मिल गई एकाएक। उसके पहले जो है प्रधानमंत्री जी चीफ जस्टिस महोदय यहाँ गए गणपति पूजा में, तो लोगों को ये संदेह होता जा रहा है कि ऐसा क्यों हुआ। कुछ लोगों का ये मामला है कि हरियाणा में जो है कांग्रेस पार्टी को कमजोर करने के लिए अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ा गया कि वहाँ पर वो जो है अपना प्रचार प्रसार खूब करे और कांग्रेस पार्टी के वोट को काटे। और आम जनता में एक सेकंड उपाध्याय जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप ये कह रहे हैं कि आपको हरवाने के लिए प्रधानमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ के साथ गणेश आरती में जाते हैं, वहां पर उनकी पूरी तरीके से स्ट्रेटजी बनती है, अरविंद केजरीवाल को छोड़ा जाता है आपको हराने के लिए। नहीं सुनिए, हम नहीं, ये आम जनता में बन रही है। ये रमन सिंह जी सुन रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप कि वो आम जनता में रमन सिंह जी इस हिसाब से तो मेरिट के आधार पर बाहर नहीं आए हैं, ये प्रधानमंत्री जी छुड़वाए केजरीवाल को। आम जनता में देखिए आए तो है मेरिट के आधार पर, लेकिन आम जनता में मैं बता रहा हूँ 7वें आसमान के ऊपर चला गया, मतलब मेरी समझ से तो बाहर है।
शिवम जी, हाँ। आम जनता में ये धारणा बनी है, लेकिन हम इस बात को नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि न्यायालय से इनको जमानत मिली है। तो कुल मिला कर ये क्या हो रहा है, जैसे जेल गए अरविंद केजरीवाल जी, जब जेल गए, जैसे एक वहाँ के सेकेंड, मुख्यमंत्री। उपाध्याय जी, आप केजरीवाल बाहर आए हैं उससे खुश है कि दुखी हैं? देखिए भाई, हम खुश हैं। आप खुश है ना? केजरीवाल जी आए हैं तो बाहर खुश हैं हम, हाँ, तो दुखी रहेंगे। नहीं उपाध्याय जी, जो आपने बयान दिया है, ये आपका बयान पूरे देश में वायरल हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। नहीं, वायरल हो जाए। उपाध्याय ये- जी, आप क्या बोल गए? आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है करेक्ट कर लीजिए, मौका दे रहा हूं मैं आपको। नहीं, देखिए, हाँ। ये भारतीय जनता पार्टी जो इधर 2-3 साल से आम आदमी पार्टी के पास साथ राजनीति कर रही है, कभी राज्यपाल को अधिकार दे देती है, कभी केजरीवाल जी का अधिकार छीन लेती है, कभी उनको जैसे न्यायालय से हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं मिला। एक सेकंड, तो सोचे होंगे उपाध्याय कि जी, मुख्यमंत्री ये केजरीवाल ने जो ऐलान किया है 2 दिन बाद इस्तीफा देंगे, उन्हें ये करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? देखिए भाई, ये उनका व्यक्तिगत मामला है। अब हो सकता है सिंपैथी के लिए किए हो कि जो आगे उन्होंने ये भी कहा कि अब दिल्ली की जनता जो निर्णय करेगी उसको। अब आए उपाध्याय जी आप अपने ट्रैक पर। सिंपत्ति वाला कार्ड है पूरा मामला, ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा उपाध्याय जी। रमन सिंह जी जवाब दीजिए। सिंपत्ति वाला मामला था, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, उन्होंने 2 एंगल जोड़ा। एक तो ये कि उनका कोई सिंपत्ति नहीं है कि केजरीवाल बाहर आ गए, वो कह तो रहे खुश हैं, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि हरियाणा चुनाव हमें हरवाने के लिए केजरीवाल को बाहर लाया गया है। मतलब वो बाहर से या इस्तीफा देने से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको चुनाव दिख रहा है साफ साफ, क्योंकि गठबंधन तो आपने किया नहीं। देखिए, उपाध्याय जी अपनी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन चूंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे देश में शायद ही कोई ऐसा तिमाही जाती हो या 6 महीने में कोई ऐसा समय होता हो जब कहीं न कहीं या किसी न किसी राज्य के चुनाव ना चल रहे हों, या लोकसभा है, विधानसभा है, या निकाय चुनाव है, या जिला पंचायत का चुनाव है। तो सवाल सिर्फ चुनाव का नहीं है, ये पूरी एक प्रक्रिया थी, ये न्यायिक प्रक्रिया है। न्यायिक प्रक्रिया में 2 साल से ज्यादा समय से ये केस चल रहा था। हमारे कई अन्य नेताओं को जो इस केस में आरोपी थे उनको भी जमानतें मिली हैं। तो इसको सिर्फ चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। ईडी ने बहुत पहले जमानत दे दी थी अरविंद केजरीवाल जी को, उसके बाद सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तो इस पूरे चुनाव को, इस पूरे निर्णय को या न्यायालय की प्रक्रिया को चुनाव से जोड़कर तो बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। रही बात सिंपैथी की, तो दिल्ली की जनता की सिंपैथी जब से आम आदमी पार्टी बनी है, जिस दिन से आम आदमी पार्टी बनी है, दिल्ली की जनता की सिंपैथी, ये बिल्कुल सच बात है कि आम आदमी पार्टी के साथ है, अरविंद केजरीवाल जी के साथ है। और उसी का परिणाम है कि वो लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बने। एक नई पार्टी जिसका गठन हुआ था, जिसका मुख्यमंत्री बनने से पहले 2013 में एक पार्षद भी नहीं था, वो पार्टी पहली बार सरकार बनाती और मुख्यमंत्री बनती है। तो उपाध्याय जी की ये बात तो बिल्कुल सच है कि दिल्ली की जनता, रमन सिंह जी एक बात बताइए, ये एक सेकंड, रमन सिंह जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपकी लड़ाई किससे है, बीजेपी से या कांग्रेस से? नहीं, हरियाणा विधानसभा चुनाव में हमारी लड़ाई दिल्ली की जनता को, हरियाणा की जनता को मूलभूत जो सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध कराने की है। हमारी लड़ाई भाजपा से नहीं, हमारी लड़ाई ये तो वो हो गया कि देखिए हम कान ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, हम कान यहां से घुमा के ऐसे पकड़ रहे हैं। आपकी लड़ाई है किससे? क्या आप कांग्रेस से ही वैसे लड़ेंगे जैसे बीजेपी से लड़ेंगे, या कांग्रेस के साथ थोड़ा बहुत है कि मामला बाद में हो सकता है सेट हो जाए? समझ नहीं पा रहे हैं। नहीं, देखिए, कांग्रेस से जो राष्ट्रीय स्तर पर है वो आज भी गठबंधन है, उस पर कोई दो राय नहीं। लेकिन राज्यों में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले भी ये तय था कि राज्यों में अलग अलग लड़ा जाएगा, और चुनाव के बाद भी आज है कि हम राज्यों में अपने अपने मुद्दे लेकर जाएंगे। जो हमारे मुद्दे हैं, जो हम जनता के लिए कर सकते हैं, वो लेकर जाएंगे जनता के बीच, हरियाणा की जनता के बीच। अगर हरियाणा की जनता को लगता है कि और वो जो भाजपा का शासन है, जिस तरह का भाजपा का शासन रहा है, खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का वहाँ अन्याय हुआ, सारी मुद्दों पर अगर जनता को लगता है कि नहीं आम आदमी पार्टी को चुनना चाहिए, तो बिल्कुल आपस में बढ़ जाएगा आपका वो जो वोट बैंक है उस पर। विपुल जी,
आप अविरल जी, आप उसकी चिंता ना करें। हरियाणा से भाजपा जा रही है, बिल्कुल से तय हो चुका है, और उसी का परिणाम था कि आपको बिल्कुल चुनाव के ऐन वक्त पर अच्छा, अपना एक मुख्यमंत्री सेकेंड बदलना पड़ा। रमन सिंह जी, ऐन वक्त पर एक सेकेंड रमन सिंह जी, वो छोड़िए, ये बताइए कि अब दिल्ली की गद्दी पर कौन विराजमान हो रहा है? क्योंकि अब विश्वास की बात आएगी तो विश्वास अगर था तो पहले ही क्यों नहीं छोड़ दिया भैया? इतने दिन से परेशान क्यों हो रहे थे, सफर क्यों कर रहे थे? अब किस पर विश्वास जताइएगा? अब अविरल जी कह रहे हैं कि वो तो सुनीता केजरीवाल स्टैंड बाय पर खड़ी है। जी जी, नहीं, देखिए, जिस दिन जब भी निर्णय हो जाएगा तो मैं आपके करस्पॉन्डेंट के माध्यम से मैं सबसे पहली न्यूज आपको दूंगा। जिस दिन जब ये निर्णय बिल्कुल हो जाएगा, विधायक दल की बैठक होगी और उसमें तय होगा कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। आम आदमी पार्टी में कोई हाई कमान नहीं है। आम आदमी पार्टी में जो लोकतांत्रिक तरीके से निर्णय होते हैं और जिस तरह से अन्य फैसले भी पार्टी ने एक फोरम पर बैठ कर लिए हैं, इसमें भी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें विधायक दल का नेता चुना जाएगा, वही दिल्ली का मुख्यमंत्री होगा। और ये बहुत जल्द 2 दिन के अंदर बिल्कुल साफ हो जाएगा, पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि दिल्ली के अगले मुख्यमंत्री कौन होंगे। ठीक है रमन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। अविरल जी, देखिए क्या है ना कि अभी तक आप लोग ये कह रहे थे कि देखिए मॉरल ग्राउंड पर जाकर अरविंद केजरीवाल को इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए, कोई फाइल पर साइन नहीं कर पा रहे हैं, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, दिल्ली वालों के साथ अन्याय कर रहे हैं। चलिए भैया, उन्होंने न्याय कर दिया, उनको बेल मिली, वो बाहर आए, उन्होंने ऐलान कर दिया 2 दिन बाद हम इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब तो आप लोग खुश है ना महाराज, अब तो आप लोग की खुशी होगी। लेकिन दूसरी तरफ आपके पेट में दर्द भी हो रहा है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल कूदेंगे तो कहीं ना कहीं आपको डैमेज कंट्रोल तो होगा ही। जी देखिए, जहां तक बात है अरविंद केजरीवाल की और जहां तक आम आदमी पार्टी का विषय है हरियाणा प्रदेश के अंदर, तो एक जिला कोई सा ऐसा बताएं जहां आम आदमी पार्टी मजबूत हो। जिलों के ये जिलावार बता दें। ये भिवानी की बात कर रहे हैं, रोहतक की बात कर रहे हैं, अंबाला की बात कर रहे हैं, सिरसा की बात कर रहे हैं, कौन से जिले की ये बात करना चाहते हैं? फतेहाबाद की ये बात करना चाह रहे हैं, सोनीपत, पानीपत, किस जिले की ये बात कर रहे हैं? आखिर कहां मजबूत है आम आदमी पार्टी, ये बताएं। और सबसे बड़ी बात ये है, जो एंटी मोदी वोट बैंक है, एक मुट्ठी भर लोग हैं, वो मुट्ठी भर लोग 1-2% लोग हैं, वो जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को कोसने का केवल और केवल कार्य करते हैं, वो जनता के रूप में नहीं है, वो इनके कार्यकर्ताओं के रूप में है, जो इंडी गठबंधन का वो वोट बैंक है 1-2% का। अब वो जो वोट बैंक है वो आपस में बढ़ जाएगा, ये कोई सीट नहीं जीत पाएंगे इंडी गठबंधन के लोग, दोनों में बढ़ जाएगा। इसीलिए पूरी सीट हार रहे हैं हरियाणा के अंदर, इस बात को याद रखें। और 60% वोट, नहीं मैं बता रहा हूँ ना रमन जी सुनिए, 60% वोट हमारी पक्की है। समय में आपने मुख्यमंत्री बदला, उससे भाजपा की कभी मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए, मैं आपको बाद में खिलाड़ियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हरियाणा की सरकार ने किया, नहीं मैं बाद में सरकार हो, आप सुन लीजिए 2 मिनट। उससे जहां तक हरियाणा की बात है, तो जिस प्रकार से आपने बात कही, तो हरियाणा में 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिल रही है। अब उसके बाद जो बचा हुआ 40% है, अपने हिसाब से बांट लो, और सीट में बताऊंगा नहीं कितनी आएंगी, 60% वोट जरूर हमें आएगी। अब नहीं, फिर से 400 पार बोल सकते हैं हम। एक बार देश आपको सबक दे चुका है 400 पार बोलने का, वहां भी आप 60 पार या 70 पार कर सकते हैं, कुछ भी आंकड़े दे सकते हैं। तो आप तो आंकड़े देने में माहिर है भारतीय जनता पार्टी। 70 सीट पार नहीं बता रहा हूँ, पूर्ण बहुमत की सरकार और 60% से ज्यादा वोट बैंक हमारा है, भारतीय जनता पार्टी का है। ये तो चुनाव परिणाम तय करेगा, हरियाणा की जनता तय करेगी कि 60% होता है या क्या होता है। लेकिन ये बात बिल्कुल तो स्पष्ट है कि हरियाणा में खट्टर साहब का शासन हो या सैनी जी का शासन हो, इससे हरियाणा की जनता बिल्कुल उठ चुकी है। वहाँ का गांव का किसान, गरीब मजदूर, आपने किसान वहाँ का बिल्कुल से जिस तरह से आपने किसानों के साथ में व्यवहार किया है, हो गया जो व्यवहार हरियाणा के किसानों के साथ वहाँ की सरकार ने किया है, उसका परिणाम आपको चुनाव में देखने को मिलेगा। ये किसानों के रास्ते पे जो कील बिछाई गई, किसानों के ऊपर जो बुलडोजर चलाया गया, किसानों के ऊपर जो पानी की बौछार छोड़ी गई, किसानों के ऊपर जो पैलेट गन से उनके ऊपर गोलियां दागी गई और उनकी कई किसानों की आंखों की दृष्टि चली गई, उन सब का परिणाम, उन सब का जो बदला है वहां की जनता, वहां के किसान, वहां के गरीब मजदूर इन चुनाव में भाजपा की सरकार से लेंगे। और ये बिल्कुल से तय है कि
भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में हरियाणा की सरकार से बाहर होने जा रही है। ठीक है रमन सिंह जी, अविरल जी, देखिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं। उपाध्याय जी देखिए, अब अरविंद केजरीवाल तो 2 दिन इस्तीफे की बात कर ही रहे हैं। जाहिर सी बात है कि वो इस्तीफा देंगे तो आम आदमी पार्टी का कोई ना कोई नेता तो सिंहासन पर विराजमान होगा ही होगा। इसके बाद वो अरविंद केजरीवाल ये कहा जा रहा है कि भाई फ्री हैंड हो जाएंगे। इसके बाद वो एक एक करके सबकी खातिरदारी करेंगे। सबसे पहले तो हरियाणा का रुख करेंगे। अब वो एक साथ कई मांग कर रहे हैं। वो कह रहे चुनाव जल्द से जल्द करवाइए क्योंकि अब हम अलर्ट मोड पर हैं, अब लड़ाई 1 to 1 होगी, हाथों हाथ होगा। तो आपको नहीं लगता है ये बीजेपी से लड़ाई के चक्कर में या आम आदमी पार्टी मतलब गेहूं के साथ घुन भी पिस जाएगा? हो सकता है अब बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि रैली आपके भी खिलाफ होगी, 50 बीजेपी के खिलाफ होगी तो 5 आपके भी खिलाफ होगी। उपाध्याय जी आज शांत नजर आ रहे हैं। देखिए शिवम जी, बड़े मायूस इसके पहले जो हमने बात कही थी, मैं अपना व्यक्तिगत बात नहीं कही थी, आम जनता में धारणा कुछ लोगों में ये बन रही थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल के जेल से छुड़ने से इंडिया गठबंधन के लोग, सभी आम जनता खुश है। उनको गलत ढंग से भेजा ही गया था, वो भेजा ही नहीं जाना चाहिए था। और भेजा कौन था उपाध्याय जी? भेजा कौन था? अरे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके। अच्छा, तो करके और अच्छा, फिर ये आपके पार्टी वाले क्यों कहते हैं कि भाई ये जो कथित शराब घोटाला वाला मामला ये कौन उठाया था? सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कौन सी पार्टी की थी उपाध्याय जी? ईडी से बेल मिली तो सीबीआई ने कर दिया। एक सेकेंड उपाध्याय जी, कल जब यही ईडी सीबीआई अरविंद केजरीवाल के मामले में लगातार पूछताछ कर रही थी तब तो आपको बुरा नहीं लग रहा था, तब तो आप कह रहे थे देखिए भाई ईडी है, सीबीआई है और ये सबसे बड़े शराब घोटाले वाले नेता है, इनको अंदर तो ले ही जाएगी। आज आपको बड़ा बुरा लग रहा है? क्या कोर्ट ने कहा कि ईडी के बाद आप सीबीआई ने जो केस किया है, आरोपी बनाया, FIR किया है, वो बस परेशान करने के लिए, उनका कहने का उद्देश्य यही था। जब आप ईडी से मिल गया जमानत तो सीबीआई तुरंत उसी समय एक ही साथ सीबीआई भी करती होती। अच्छा, तो मतलब एक सेकंड उपाध्याय जी, तो आप ये बोल दीजिए कि हमने जो आरोप लगाया था अरविंद केजरीवाल पर वो गलत था, ये बोल दीजिए आप। कौन आरोप? वही जो आपकी पार्टी ने कहा था कि भाई ये शराब घोटाले वाला जो मामला था, कौन सी पार्टी उठाई? श्रेय कौन सी पार्टी लेना चाहती है? कांग्रेस लेना चाहती है ना? शराब घोटाला हुआ था, उसकी जांच होनी चाहिए, जांच हो भी रही होगी, लेकिन जिस तरह से जेल भेजा जाना, परेशान करना, उसके समर्थन में हम लोग नहीं है। देखिए सजा और कोर्ट फैसला करेगी। जिस तरह से बार बार, तो इतने दिन तक आपने जो है वो क्यों नहीं किया, जो है उसकी फाइल ही नहीं जमा कर पाई, उनके विरुद्ध कोई केस भी नहीं बन पाया, किस तरह से किया? कोर्ट ने तो यही ना कहा। अच्छा, एक सेकेंड, फाइल तैयार आपने नहीं किया। हेलो जी, सुप्रीम, एक सेकंड उपाध्याय जी, अरविंद केजरीवाल बहुत इनोसेंट आदमी है और इसलिए उनको जेल से रिहाई मिली विद टर्म्स एंड कंडीशन के साथ। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन के साथ मिली है तो हमको खुशी है, हमको क्या परेशानी है? अच्छा, ऐसा है कि हमारा राष्ट्रीय स्तर पर उनसे गठबंधन है। हम हरियाणा में भी गठबंधन चाहते थे, लेकिन गठबंधन नहीं हो पाया। तब हरियाणा की जनता निर्णय करेगी कि क्या उचित है, क्या अनुचित है। हालांकि जनता पार्टी तो यह सोच रही थी। नहीं तो उपाध्याय जी, अविरल जी कह रहे हैं 60% वोट हमारा, 40 में भैया लड़ लो तुम दोनों। वो गलत कह रहे हैं। कांग्रेस पार्टी 70 सीट लगभग या उससे ऊपर आ रही है और बाकी में सब ये लोग रहेंगे। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का ये सोच है। आप देखिए केजरीवाल की सोच की बात नहीं कर रहे हैं। हो सकता है केजरीवाल जी भाई हर पार्टी को अपना बढ़ाने का अधिकार होता है, वो लड़ेंगे, अपने वोट को बनाएंगे, ठीक है। लेकिन भाजपा ये सोच रही थी कि केजरीवाल जी चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस कमजोर होगी, जबकि ऐसा है नहीं। वहाँ की जनता निर्णय करेगी, उचित करेगी। भाजपा मैं आपको उत्तर दे देता हूँ, आप सुन लीजिए जी। हाँ बोलिए, यही सोच रहता है। जैसे जम्मू कश्मीर में निर्दलियों के सहारे हैं, ठीक है, तो ये खुशी मना ले, लेकिन खुशी होगी नहीं। केजरीवाल जी हमको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। केजरीवाल जी भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाएंगे। हमारा वोट बैंक फिक्स है, हम जो वहां पर सरकार बनाने जा रहे हैं। नहीं, एक सेकंड उपाध्याय जी, 60% वोट अविरल साहब के पास है, 40% आपके पास है। आप तो कह रहे हैं हम 70 सीट के ऊपर भी चले जाएंगे, तो फिर ये रमन सिंह आजाद इतना हाथ पांव काहे मार रहे भैया? और फिर आप गठबंधन करने के लिए इनसे बातचीत क्या कर रहे थे? अपने पार्टी का आधार बनाने के लिए सबको अधिकार है। यानी कि एक सेकंड, कटौती तो होगी ना? एक सेकंड उपाध्याय जी, अगर वो चुनाव मैदान में उतरे हैं तो कटौती तो होगी, कुछ अविरल जी की होगी, कुछ आपकी होगी।
अरे उनके भाई जो वोट मिलना होगा मिलेगा, ठीक है। हम तो गठबंधन चाहते थे, नहीं हो पाया। दोनों तरफ से भाई प्रयास हुआ होगा, बात भी चलती रही, नहीं हुआ तो कोई बात ठीक नहीं है। अविरल जी जवाब दीजिए, फिर मैं रमन सिंह के पास जाता हूँ। जी देखिए, जहां तक हरियाणा की बात है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ आप जिस प्रकार से जोड़ लीजिए, कांग्रेस पार्टी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, और जिस प्रकार से पांचों फाइट है, INLD को जोड़ लीजिए, उसके बाद आप BSP की आप बात कर लीजिए। उपाध्याय जी आप सुन लीजिए, बोलते मत रहिए। देखिए BSP भी वहां पर मौजूद है, तो BSP भी हम चुनाव क्या बोल लड़ेगी। रहे हैं भैया अविरल जी, आप लोग अरे सुनिए ना, आ गए हैं, हम तो बोल ही नहीं रहे हैं। क्या कहना चाह रहा हूँ सुन लीजिए, पहले ऐसे घबराइए मत, सुन लीजिए। देखिए 60% वोट भारतीय जनता पार्टी को आ रही है। अब बची हुई जो 40% है, इसमें सबका लूटमार चल रही है। उसमें INLD भी आ गई, BSP भी आ गई, आम आदमी पार्टी भी आ गई, कांग्रेस पार्टी भी आ गई। अब ये तय कर लें किसे कितना वोट मिल रहा है। गोपाल कांडा भी आ रहे हैं उसमें, तो अब आप तय कर लीजिए। ठीक है। पिछली बार आप लाख प्रयास करने के बाद 40 सीट पाए थे, अब की बार 70 सीट पा रहे हैं, 60 सीट पा रहे हैं। 70 सीट मिल रही है, 70 प्लस आ रहा है, जुमला है, 70 प्लस आपको अभी सबक सिखा देगी आपको। रुकिए, उपाध्याय जी 70 प्लस आ रही है, चिंता मत करिए आप। 70 प्लस निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इस बात को आप याद रखिए। ठीक है, आप जम्मू कश्मीर में भी हारेंगे, हरियाणा में भी हारेंगे, महाराष्ट्र में भी हारेंगे, जम्मू कश्मीर में भी, झारखंड में भी हारेंगे, और 25 में दिल्ली में भी हारेंगे आप। नहीं, ये मनगढ़ंत आपकी बात हो सकती है। जहां तक दिल्ली का विषय है, दिल्ली में 7 में 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है, और उस आधार पर अगर बात कर ली जाए तो 70 में 70 विधानसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, और पूर्ण बहुमत के साथ मजबूत सरकार भारतीय जनता पार्टी की पिछले विधानसभा चुनाव में कितनी सीट जीते थे दिल्ली में? नहीं, मैं बता रहा हूं, हमें जैसा कि रमन जी कह रहे हैं, 3 बार से कितनी सीट जीत रहे हैं आप? उपाध्याय जी आप एक नेता हैं और आप एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति हैं, तो मैं बता रहा हूँ। देखिए लास्ट इलेक्शन को देखा जाता है, लास्ट इलेक्शन कौन सा है? लोकसभा विधानसभा का चुनाव हो रहा है। एक सेकंड अविरल जी और HR उपाध्याय जी, देखिए बहुत देर से आप लोगों में बातचीत हो रही है। मैं आपके पास, आप दोनों के पास आऊंगा। रमन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए अचानक से जब आज केजरीवाल ने कहा कि मैं 2 दिन बाद इस्तीफा दे दूंगा, सब में हड़कंप मच गया कि भाई कल तक इस्तीफा दो, टस से मस नहीं होते थे, अचानक से इस्तीफा क्यों? कुछ लोग कह रहे हैं कि मजबूरी आ गई अरविंद केजरीवाल की, क्योंकि फाइलों पर साइन करना है, ऑफिस जाना है। अब बीजेपी को यह मौका मिल जाएगा कि देखिए दिल्ली वालों, आपके साथ अन्याय तो हो ही रहा है, हरियाणा में भी जाएंगे वही कहेंगे। तो आप लोग डिफेंस में आकर अंत में बीजेपी वालों ने और बाकी सब लोगों ने आपको मजबूर किया इस्तीफा देने के लिए, इसलिए आप लोग की जरूरत नहीं थी, मजबूरी है इस्तीफा देना। देखिए मनोज जी, दिल्ली की जनता ने हमें जिस तरह का बहुमत दिया है, उससे मजबूर शब्द तो बिल्कुल नहीं आम आदमी पार्टी के ऊपर आ सकता, न दिल्ली के मुख्यमंत्री जी पर। भारतीय जनता पार्टी ने सारे प्रयास कर लिए दिल्ली की सरकार को तोड़ने के लिए, हमारे नेताओं को तोड़ने के लिए, हमारे विधायकों को तोड़ने के लिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने तय साबित कर दिया कि ये आंदोलन से निकली पार्टी है। हमारे किसी विधायक को तोड़ नहीं पाए, किसी मंत्री को ये तोड़ नहीं पाए, और इस्तीफा देना आम आदमी पार्टी की रणनीति का हिस्सा है। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल दर्द होगा, ये जाहिर सी बात है, क्योंकि बताइए ना आप, आम आदमी पार्टी की जो रणनीतियां चैनल में बोल रहे हैं, सम्मानित चैनल में, नेशनल टेलीविजन पर आप कह रहे हैं, आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जेल में थे कि भारतीय जनता पार्टी ने प्रयास किया। क्या प्रयास किया? विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया, मंत्रियों को तोड़ने का प्रयास किया। अगर प्रयास किया तो ये बड़ा गंभीर आरोप है, आपको सबूत दे देना चाहिए निश्चित रूप से। आपका उत्तेजित होना जायज है, सुन लीजिए अविरल जी, सुन लीजिए, आपका उत्तेजित होना जायज है। 3 चुनावों से जो परिणाम दिल्ली की जनता होना जायज नहीं है, मैं तो सबूत केवल मांग रहा हूं, होना जायज है। बहुत अच्छी बात है। दिल्ली की जनता को नकार नहीं सकते आप, दिल्ली के मैंडेट को नकार नहीं सकते। जिस तरह से आपने अन्य राज्यों में सरकारों को गिराने का प्रयास किया और बड़ी बात करने का प्रयास किया, के बावजूद आप दिल्ली में लड़ी, कोई भी विधायक नहीं तोड़ पाए। आप हमारे मुख्यमंत्री को
अपने फैसले से बिल्कुल डिगा नहीं पाए। उपाध्याय जी ने मंत्रियों को जेल भेज के दे दिया। चुनाव लड़ नहीं तो एक सेकंड जी, एक सेकंड अविरल जी, एक सेकंड रमन सिंह जी, तो एक बात बताइए, फिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा क्यों दिया? रीजन क्या है इसके पीछे, आप ही बता दीजिए। नहीं, रीजन अब हम रीजन तो नहीं पता है, हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। दिल्ली की जनता की अदालत में जाएंगे। है। जो देश की अदालत थी, है। उसने तो पूरी तरह से मान लिया कि अरविंद जी के नहीं, एक सेकंड रमन सिंह जी, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं जो दिल्ली की जनता चाहेगी हम वही करेंगे, वो जो फैसला करेंगे हम कुर्सी पर तभी बैठेंगे। ये अभी तक जो कुर्सी पर विराजमान थे, ये क्या बलूचिस्तान की जो है जनता उन्होंने दिल्ली की गद्दी पर बैठाई थी क्या? विनय जी, चुनाव दिल्ली जेल जाने से पहले आम आदमी पार्टी ने, आपको याद हो, एक सर्वे कराया था। हाँ। दिल्ली की जनता से ये पूछा था कि अरविंद जी को इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। हाँ। दिल्ली की जनता का विभिन्न माध्यमों से जब संदेश ये मिला, ये बहुमत मिला कि नहीं, अरविंद जी को किसी भी कीमत पर इस्तीफा देना चाहिए। अब क्यों दे दिया महाराज? अब तो जेल से बाहर भी आ गए थे। एक सेकंड, वो सर्वे खराब हो गया क्या? 6 महीने बाद एक्सपायरी हो जाती है क्या सर्वे की? नहीं, ये था कि जेल जाते हुए और जेल में रहते हुए इस्तीफा नहीं देना चाहिए। उस बात अच्छा, अभी बाहर आने से पहले फिर से सर्वे कराया आम आदमी पार्टी ने कि अब जब मैं बाहर आ गया हूं तो आप लोग बताइए मुझे इस्तीफा देना चाहिए नहीं। ये तो बड़ी नकारता हो गई। ये तो आप अपने पार्टी की जो छवि खराब कर रहे हैं। अगर विनय जी अगर जेल से इस्तीफा देते अरविंद जी, तो ये बिल्कुल से कहीं ना कहीं जनता के बीच ये मैसेज जाता कि अरविंद जी कहीं ना कहीं दोषी हैं। अब जब ये साबित हो गया पूरी तरह से कि 2 साल से ये सरकार ट्रायल तक शुरू नहीं कर पाई है, जो जांच एजेंसियां हैं वो ट्रायल तक शुरू नहीं कर पाई हैं, सिर्फ एक गवाह के आधार पर ये पूरा केस विनय जी इतना शायद ही, ये तो जो कानून के विद्यार्थी। रमन सिंह जी देखिए, जितना बोलते जाइएगा उतना फंसते जाइए। एक बात बताइए, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि नहीं आपको? नहीं, बिल्कुल माननीय न्यायालय भरोसा है ना? फिर एक बात बताइए, ये 6 टर्म्स एंड कंडीशन क्यों दिया सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट को कहना चाहिए था कि अरविंद केजरीवाल बहुत इनोसेंट आदमी है, इन्हें तो बिल्कुल छोड़ दो, और लाव लश्कर के साथ पूरा छोड़ दिया जाता। नहीं, हम देखिए उस टर्म और कंडीशन पर, उसके निर्णय पर तो टिप्पणी नहीं कर सकते माननीय न्यायालय के, उस पर टिप्पणी नहीं। मतलब अपने आप ही इनोसेंट बता दीजिए, मतलब कुछ तो किया ही नहीं है केजरीवाल ने। बिल्कुल विनय जी, आप ये देखिए 2 साल से भारत की सभी जांच एजेंसियां घोटाले की जांच कर रही थी। कितने छापे हुए, कितनी गिरफ्तारियां हुई, खूब सब जांच कर ली, लेकिन 1 रुपए की बरामदगी इस पूरे मामले में कहीं से नहीं हुई। मनी ट्रेल ये कहीं से भी साबित नहीं कर पाए कि पैसा आया या गया। ये तो मैं एक सेकेंड रमन सिंह जी, आप सारी बातें कह रहे हो, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि अब इस्तीफा क्यों महाराज? जब आप जेल से बाहर आ गए, जब आपके सारे नेता बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया बाहर, संजय सिंह बाहर, आप खुद बाहर आ गए, सबके सब आपके नेता आ गए, अब इस्तीफे की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं, अब इस्तीफा इसलिए अब हम जनता की अदालत में जाएंगे। अब अरविंद जी ने जैसा घोषणा भी की रही कि वो पूरा समय अब जनता की, दिल्ली की जनता के पास जाएंगे, एक एक घर में जाएंगे, एक एक मोहल्ले में जाएंगे, और जब दिल्ली की जनता इन चुनावों में दोबारा से अगर मैंडेट देती है और ये कहेगी कि आप मुख्यमंत्री बनिए, तभी वो मुख्यमंत्री बनेंगे। अरविंद जी पहले इस्तीफा दे देते, लेकिन जिस तरह की तानाशाही सरकार चल रही है इस देश में, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके अगर विपक्ष के मुख्यमंत्री इनके आधार पर, इनकी नीति के आधार पर अगर इस्तीफा तो रमन सिंह जी, ये एक बात बताइए, ये लोहे की जाल बिछाया कौन था? ये उपाध्याय जी बिछाए थे ना आपके लिए? नहीं, देखिए वो कांग्रेस ने उस बात को उजागर किया था। आम आदमी पार्टी ने उस समय भी कहा था कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए। अगर किसी स्तर पर अगर कुछ गड़बड़ी कहीं हुई है, अधिकारियों ने या किसी ने की है, तो उसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन ये उपाध्याय जी की पार्टी ये कह रही है कि हमको जिसको हमने दिल्ली पर बैठाया उसने हमें दिल्ली से भगा दिया, फिर वो हमें पंजाब से भगा दिया। अब उपाध्याय जी को डर है कि हरियाणा से भगा देंगे, इसलिए जो है प्रधानमंत्री डीवाई चंद्रचूड़ के साथ आरती कर लिए हैं और इसीलिए अब हरियाणा से भी भगाने की तैयारी है। तो वो आपको बचा रहे हैं, आप उन्हें जो है पूरी तरीके से खलास करते जा रहे हैं राज्य दरवाइज। आवेश में जवाब दे गए, मैं उस पर तो कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जिसको देखिए इस लोकतंत्र में सबसे बड़ी मालिक होती है जनता।
जनता जिसको चुनती है वो सत्ता में जाता है, वो मुख्यमंत्री बनता है। जनता ने कांग्रेस को भी खूब समय दिया था, ऐसा नहीं है। कांग्रेस ने भी लगातार 15 साल सरकार चलाई और हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली में भी कांग्रेस की सरकार रही, पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार थी इससे पहले। तो ऐसा नहीं है, अब जनता अपना मन बनाती है और जनता जिसको निर्णय देती है वो कुर्सी पर ठीक है बैठता है। रविंद्र सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। एक सेकंड उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए दिल्ली में आप विराजमान थे, वहां तो आम आदमी पार्टी ने आपको खदेड़ दिया। अब पंजाब गई, पंजाब से भी आपको खदेड़ दिया। अब आपको कहीं ना कहीं वो डर तो है ही कि अब हरियाणा की तरफ ये लोग रुख कर रहे हैं, बीजेपी से इनका 1 to 1 होता है तो वो तो अपना देख लेते हैं, आपका बेड़ा गर्क हो जाता है। अब हरियाणा में भी वही लड़ाई होने जा रही है। ये आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भैया अब तो लड़ाई होगी और आर पार वाली होगी। तो आपको डर है क्या केजरीवाल से कि अब हरियाणा में भी आ रहे हैं तो पंजाब वाला हाल ना हो जाए? शिवम जी, हमको किसी से डर नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है अच्छा। कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। हरियाणा में हमारा एक तरफा जो है हमको बहुमत मिलेगी और ज्यादा सीट मिलेगी, क्योंकि वहाँ की जनता पूरी मन बना चुकी है। आदि राहुल गांधी जिस तरह से किसानों, ये उपाध्याय जी, ये मैं ये जानना चाह रहा था कि ये पंजाब से आपको किसने हटाया? देखिए, पंजाब से चुनाव हुआ, ठीक है, जनता वहाँ की जो निर्णय करी उसका सम्मान है हमको। ये तो लोकतंत्र है ना। हम फिर आएंगे, हटे हैं तो फिर आएंगे, लेकिन अच्छा। भारतीय जनता पार्टी तो नहीं आई। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को तो नहीं, ये पंजाब बात के लोग सही बनाए। है। ये एक कहावत है उपाध्याय जी, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। हम लोग तो अब इस लोकसभा वक्त चुनाव में पंजाब में आपको मिलकर लड़े। बीजेपी को हटाना है तो शाम दाम दंड भेद जो भी करना पड़ेगा देखिए, मैं वो अपनी किया राजनीति जाएगा। करता हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर हमारा गठबंधन है। हाँ। पंजाब में हम दोनों लोग मिलकर चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी को हम लोग लेता हूँ, सुन लीजिए उपाध्याय जी, आपने काफी लंबा प्रवचन किया, अब आप सुनिए। अविरल जी एक सेकंड आप जवाब दीजिएगा, दोनों का जवाब दीजिएगा। मेरा भी सवाल ले लीजिए। जिस तरह से सवाल ये है राहुल गांधी कि जी देखिए किसानों, नौजवानों, पहलवानों के साथ खड़े हैं। हाँ। हरियाणा की जनता पूरी तरह से विश्वास करके कांग्रेस पार्टी को बहुमत देगी और नहीं तो सरकार बनाएगी। ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है, अविरल मलिक जी का समय, उनको जवाब देने दीजिए। अविरल मलिक जी मेरा सवाल ले लीजिए, जवाब दोनों मिलकर दे दीजिएगा। सवाल ये है कि जो केजरीवाल कल पूरी तरीके से जेल में थे, जेल से कागज पत्र पे साइन कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे, उनके नेता, बाकी जो नेता थे वो भी अंदर थे, पार्टी एकदम एक किनारे लग गई थी लगभग, लेकिन फिर भी उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी की तानाशाही और उनके खिलाफ जैसा वो चाहेंगे हम वैसा नहीं करेंगे, इसलिए हमने इस्तीफा नहीं दिया। अब वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या ये सोचने की बात नहीं है कि वो इस्तीफा देंगे तो जाहिर सी बात है प्लानिंग तो बन गई होगी ना, तो कहीं आप लोग को डैमेज ना कर दे पूरी तरीके से केजरीवाल? देखिए, लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा कहा गया था, अगर अपने बेटे को जेल से बाहर रखना चाहते हो तो वोट दे दो और चुनाव में जिता दो। हाँ। लेकिन दिल्ली की जनता ने हराने का कार्य किया, तो इसका अर्थ है नंबर 1, दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को अपना बेटा नहीं समझती है। नंबर 2, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का स्टेटमेंट है, मैं अपना नहीं बता रहा हूँ। नंबर 2, दिल्ली की जनता ये चाहती थी कि अरविंद केजरीवाल जेल जाएं, क्योंकि केजरीवाल ने कहा था अगर जिता दिया तो जेल नहीं जाएंगे। तो इस प्रकार का बयान वो देते हैं, उसके बाद दिल्ली की जनता करारा जवाब, मुंहतोड़ जवाब वोट की चोट करके दे देती है। उसके बाद क्या रह जाता है आखिर कहने के लिए, क्या बचता है कहने के लिए? उसके बावजूद भी जिस प्रकार से लीपापोती कर रहे हैं और चुनावों के नतीजे सामने आ जाते हैं, रिजल्ट सामने आ जाते हैं, उसके बावजूद भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सामने आते हैं, आरोप लगाते हैं। तो क्या औचित्य है इनके बयानों का, जब 7 में 7 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीतती है और ये आम आदमी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, पूरा इंडी गठबंधन एकजुट होकर भारी भारी शहरों को उतारने के बावजूद भी हार का सामना करता है, उसके बाद भी ये भाजपा के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो एक प्रकार से ऐसा है जैसे वोटर्स के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इस प्रकार से इन्हें वोटर्स का अपमान नहीं करना चाहिए। और लास्ट इलेक्शन को देखा जाता है, लास्ट इलेक्शन कौन सा है, प्रीवियस इलेक्शन कौन सा है, वो लोकसभा इलेक्शन है। अगर लोकसभा इलेक्शन की बात की जाए तो उस आधार पर ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी ने 7 में 7 लोकसभा सीटें जीती तो 70 में 70 विधानसभा सीटें निश्चित रूप से जीतेगी। 1-2 कम हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा कम नहीं होंगी। नहीं तो आप तो लोकसभा में भी 400 ला रहे थे अविरल जी। नहीं, दिल्ली में तो हम 100% जीते हैं। नहीं, बाकी ये दिल्ली के दम पर 400 का नारा दे रहे थे क्या आप?
नहीं देखिए, जहां तक बात है दिल्ली प्रदेश की, अगर दिल्ली का विषय है तो दिल्ली में 100% हम जीते हैं, 100% जीते हैं। नंबर 2, हाँ। उत्तराखंड में हम 100% जीते हैं। नहीं तो एक बार उत्तर प्रदेश भी बता दीजिए ना जी। एक बार उत्तर प्रदेश भी बता दीजिए कितनी जीते हैं। नहीं मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, जहां तक बात है हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश 100%। अरे महाराज, आप हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड छोड़िए ना, आप उत्तर प्रदेश की एक बार बता दीजिए। नहीं सुन लीजिए। देखिए, जहां तक बात है उत्तर प्रदेश की, आप बहुत वरिष्ठ एंकर हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या घटना घटित हुई, मैं उसका मैं जिक्र कर देता हूं, उसके बाद में सारी चीजें गिना दूंगा। उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी घटनाएं घटित हुई, इन्होंने समाज को गुमराह करने का, बरगलाने का कार्य किया। अच्छा। मुख्य रूप से अखिलेश यादव और राहुल गांधी के द्वारा किया गया, इंडी गठबंधन के द्वारा किया गया, और हमारे नेताओं के बयान तोड़ मरोड़ कर इन्होंने पेश किए। जिस प्रकार से हमारे नेता कहते थे कि संविधान में परिवर्तन लाएंगे, वो संविधान में परिवर्तन का अर्थ होता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाना। अब उसको इन्होंने कहा कि ये संविधान को समाप्त कर देंगे, ये संविधान बदल देंगे, संविधान समाप्त हो जाएगा। ना संविधान समाप्त हो सकता है, ना होगा और ना हुआ उसके बावजूद भी। लेकिन हाँ, ये जरूर हो गया कि इन्हें अच्छी सीटें मिल गई, झूठ बोलकर मिल गई। लेकिन झूठ एक बार ही चल सकता है, 2 बार नहीं चल सकता है। इस बात को इन्हें याद रखना चाहिए। और जिस प्रकार से केशवानंद भारती केस इन्हें पढ़ लेना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट पार्लियामेंट नहीं कर सकती है, इतना तो इन्हें अखिलेश यादव को ज्ञान होना चाहिए, इनके प्रवक्ताओं को इतना तो ज्ञान होना चाहिए। ये किस प्रकार की बात आखिर करते हैं। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए क्या है अविरल जी ना, जहां लोग जीतते हैं वो एग्जाम्पल दे देते हैं, जहां वो हारे हैं उस तरफ वो जाना भी नहीं चाहते। आप कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में ये जो भरमाने वाला फॉर्मूला था ये चल गया था, जहां आप बाकी और जगह जीते, आप उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश इसका एग्जाम्पल दे रहे हैं। आप कह रहे हैं वहां इनका फॉर्मूला नहीं चला, तो मतलब मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थूथू वो नहीं हो सकता, या तो पूरा गलत या पूरा सही। ये 30-70 वाला मामला नहीं चलता है। आधार पर जो डिवीजन है, आपको मालूम होगा, आप सीनियर एंकर है तो आपको मालूम होगा, जातिगत आधार पर जो डिवीजन है वो उत्तर प्रदेश के अंदर ही मुख्य रूप से है। आप अगर जाति के आधार पर दिल्ली में बात करेंगे तो नहीं चलेगा, उत्तराखंड में नहीं चलेगा, हिमाचल में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में चलता है, मध्य प्रदेश में नहीं चलेगा, इसीलिए हम वहां जीते और कांग्रेस समाप्त हो गई। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस समाप्त हो गई, इस बात को भी नहीं याद रखना चाहिए। कांग्रेस मध्य प्रदेश में 0 हो गई, कांग्रेस 0 हो गई उत्तराखंड, हिमाचल, गुजरात, छत्तीसगढ़ में, इस बात को नहीं देखना चाहिए। दिल्ली में समाप्त हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं। अविरल जी मैं आपके पास आऊंगा। उपाध्याय जी देखिए, सब लोग वही सब लोग उपाध्याय जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? ठीक है उपाध्याय जी मैं आपके पास आऊंगा। रमन सिंह जी मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए जिस तरीके से अविरल जी कह रहे हैं कि भाई देखिए लड़ाई तो हरियाणा में, और आपके नेता कह रहे हैं कि भाई महाराष्ट्र में भी जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, तो ये अब ये वाली क्या बात हुई कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए? भाई अचानक से अभी जेल से छूटे हुए उनको 48 घंटे भी नहीं हुए और अगले 48 घंटे में एक और बड़ा ऐलान कर दिया। ऐसी क्या तैयारी हो गई रातों रात जो पूरी तरीके से अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद कह रहे हैं कि चुनाव जल्द से जल्द कराया जाए, हम पूरी तरह तैयार हैं? ये अचानक से रातों रात पूरी प्लानिंग कैसे हो गई रमन सिंह जी? या प्लानिंग पहले से थी, इंतजार था समय का? जी बिल्कुल, समय का बहुत बड़ा महत्व होता है। और आम आदमी पार्टी तो वैसे भी आंदोलन से निकली पार्टी है, तो हमारे कार्यकर्ता हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा, चाहे चुनाव में जाना हो, चाहे समाज की सेवा में जाना हो या दिल्ली की जनता की सेवा में हो, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। और जिस तरह से महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा न करके ऐसा एक संदेश दिया गया कि ये सरकार कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से चुनाव आयोग को भी अपने हिसाब से चलाने का प्रयास कर रही है, जबकि जम्मू कश्मीर और हरियाणा के चुनाव जब कराए जा रहे थे तो वहां की विधानसभा के चुनाव की घोषणा भी कर देनी चाहिए थी। अच्छा, तो अब आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल से तय किया या नीति बनाई कि हरियाणा के साथ, क्योंकि अब इसके बाद हरियाणा के चुनाव है, तो हरियाणा के चुनाव के साथ ही दिल्ली के चुनाव कराए जाएं। तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम लोग चुनाव के लिए हो या जनता की सेवा के लिए हो, बिल्कुल तैयार रहते हैं। और ये कुछ भी निर्णय विनय जी रातों रात तो नहीं होते, पार्टी बहुत मंथन करती है उस पर और सारी रणनीतियां बनाकर समय को देखते हुए। रमन सिंह जी एक अब चूंकि अब डिबेट में समय थोड़ा कम बचा है तो एक थोड़ा गंभीर सवाल आपसे ले लेते हैं। देखिए अभी तक ये कहा जा रहा था कि झारखंड में जैसे हेमंत सोरेन जेल गए
तो उन्होंने अपने सबसे करीबी चंपई सोरेन को जगह दे दी। अब वो मुख्यमंत्री पद आए, वापस ले लिए और वापस लेते ही पार्टी पूरी भरभरा कर टूट गई। आदिवासी नेता यहां से वहां बिखर गए। चाहे लोमिन हेम्ब्रम की बात की जाए, चाहे चंपई सोरेन की बात की जाए, चाहे गीता कोड़ा की बात की जाए, बहुत सारे नेता अब जेएमएम को छोड़कर चले गए। बिहार में हमने एग्जाम्पल देखा है कि मुख्यमंत्री पद देने के बाद किस तरीके से राजनीति पूरी तरीके से टूटती है, पार्टी के नेता टूट जाते हैं। अब ये कहा जा रहा है कि भाई तीसरा एग्जाम्पल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल होने वाले हैं, क्योंकि ये जिसे मुख्यमंत्री पद देंगे, ये मुख्यमंत्री पद है ही ऐसा कि उसके बाद पार्टी भरभरा कर टूटेगी और जो बीजेपी वाले चाह रहे थे वही आम आदमी पार्टी वालों ने कर दिया। नहीं, देखिए मीना जी, चंपई सोरेन जी उदाहरण नहीं हो सकते। झारखंड में हेमंत सोरेन जी ने उनको जिम्मेदारी दी, लेकिन जैसा कि भाजपा का एक रहता है किसी भी तरह से पार्टियों को तोड़ो, पर दिल्ली में ये चीज साबित हो चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के लाख प्रयास के बावजूद आम आदमी पार्टी नहीं टूटी। अच्छा। मंत्रियों को जेल भेज दिया, हमारे जो सबसे बड़े नेता थे उनको जेल भेज दिया। आधी से ज्यादा सरकार दिल्ली की जेल में थी, उसके बावजूद हमारे किसी विधायक को ये नहीं तोड़ सके। तो आम आदमी पार्टी में सत्ता और पद के लालची लोग नहीं है। ये आंदोलन से निकली पार्टी है। यहाँ का कार्यकर्ता एक भावनाओं के साथ जुड़ा है, एक भावनाओं के साथ राजनीति में आया था, और उन भावनाओं को देखते हुए एक चीज तो बिल्कुल से साफ हो गई है कि इस तरह की घटना आम आदमी पार्टी में तो बिल्कुल से नहीं होने वाली। और चंपई सोरेन जी का उदाहरण, चंपई सोरेन जी एक अपवाद हो सकते हैं पर उदाहरण नहीं बन सकते। हाँ, ठीक है रमन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगा। अचन उपाध्याय जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए उपाध्याय जी, अब केजरीवाल साहब बेल पर बाहर भी आ गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे दिया है, मतलब देने का ऐलान तो कर ही दिया है। हालांकि देंगे नहीं देंगे वो 2 दिन अभी है, हो सकता है कुछ भी हो जाए, राजनीति में कुछ भी हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि अब वो चुनाव में कूदेंगे, क्योंकि वो लोकसभा चुनाव में ज्यादा समय उनको मिला नहीं। 20-22 दिन के लिए आए, माहौल बना नहीं पाए, जो थोड़ा बहुत सिंपैथी कार्ड चला गया उससे कुछ फायदा हुआ नहीं। लेकिन विधानसभा का चुनाव लोकसभा से अलग माना जाता है। तो उपाध्याय जी, जैसे पंजाब की लड़ाई लड़ी आपने, हर तरीके से लड़ाई लड़ी, हमने छत्तीसगढ़ में भी देखा आप दोनों एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर लड़ाई लड़ रहे थे। हरियाणा में भी अब जब अरविंद केजरीवाल उतरेंगे, उनकी पूरी की पूरी नेताओं की टोली उतरेगी, खास करके जो सारे जेल में थे सब बाहर आ चुके हैं। अब आप लोगों के लिए संकट का समय आ गया है, क्योंकि आप लोग पहले ही एक बार मेल मिलाप की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन वो हुआ नहीं उपाध्याय जी। तो इसलिए सबसे ज्यादा खतरा कांग्रेस के लिए माना जा रहा है, आम आदमी पार्टी को। देखिए शिवम जी, हम लोग कांग्रेस पार्टी के, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में चाहे राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे क्षेत्रीय पार्टी हो, हर पार्टी को आगे बढ़ने का, अपनी बात को जनता तक पहुंचाने का हक है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है जो कहते हैं क्षेत्रीय पार्टियों को नष्ट हो जानी चाहिए, क्षेत्रीय पार्टियों को समाप्त हो जानी चाहिए। ये तो राष्ट्रीय पार्टियों को भी कमजोर करना चाहते हैं, ये तो पूरे देश में अकेले रहना चाहते हैं। तो मैं अपना चुनाव लड़ूंगा, आम आदमी पार्टी अपना चुनाव लड़ेगी। अब निर्णय करेगी वहाँ की जनता कि किस पर विश्वास करती है। हमको पूरा विश्वास है, वहाँ की जनता अब की बार मन बना चुकी है कि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है, क्योंकि वहाँ की जनता अब ऊब चुकी है। जिस तरह से किसानों, नौजवानों और पहलवानों का शोषण वहाँ पर हुआ है, वो तो पूरे देश में हो रहा है, लेकिन चूंकि पहलवान और नौजवान, ज्यादातर किसान वहाँ हरियाणा में ज्यादातर ये लोग हैं, तो वहाँ की जनता ज्यादा पीड़ित है, ज्यादा अपने को राहुल गांधी जी के समीप महसूस की है। वहाँ की जनता ने राहुल गांधी जी को ये पाया कि हमारे साथ ज्यादा जुड़े हुए हैं, ज्यादा जुड़ाव है, हमारी समस्याओं को ज्यादा समझ रहे हैं और उसको हल करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी ठीक है उपाध्याय जी, ठीक है। अविरल जी जवाब दीजिए जल्दी से, थोड़ा समय कम है, जल्दी से जी। नहीं, देखिए जहां तक इन्होंने हरियाणा की बात की और ख्याली पुलाव पकाने का उपाध्याय जी ने प्रयास किया, तो मैं कहना चाहूंगा इनका चीफ मिनिस्टर का कैंडिडेट कौन है, ये सबसे पहले तो इस बात को बता दें। नंबर 2, एक मिनट, बीच में नहीं, सुनिए, एक मिनट, मेरे पास बयान मौजूद है रणदीप सिंह सुरजेवाला का भी। उन्होंने कहा, एक चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि मैं मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अलग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, कुमारी शैलजा अलग मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं।
रणदीप सिंह सुरजेवाला अलग मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। आखिर मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तो पहले बता दें, कितने गुट हैं इनके ये तो बता दें। उपाध्याय एक सेकंड, ये मलिक जी आप ही के नेता है ना, ये पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल विज साहब, वो तो कह रहे हैं हम भी मुख्यमंत्री पद का दावेदार है भैया, हम भी दावेदारी ठोकेंगे अपनी। तो ऐलान तो आपकी भी पार्टी में हो रहा है। जनता पार्टी में गुटबाजी नाम की कोई चीज नहीं है, आपको भी मालूम होगा। चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी ठीक है। देखिए समय का थोड़ा अभाव है, चर्चा यहीं रोकनी पड़ेगी। अविरल जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, उपाध्याय जी आपका भी, रमन सिंह जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में समय देने के लिए और शामिल होने के लिए। तो अब 2 दिन बाद ऐलान हुआ है, अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि वो इस्तीफा देंगे। सवाल ये कि अगला चेहरा कौन होगा और उसके बाद आगे की तैयारी क्या होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।